मिश्रा परिवार का घर आज झगमगाती रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। इस घर में इतनी धूमधाम से आज तक किसी की शादी नहीं हुई थी। आखिर होती भी क्यों ना, क्योंकि इस घर की बेटी की शादी थी, जो 3 भाइयों के बाद जाकर इस घर में लक्ष्मी बनकर आई थी। मीरा देवी और शंकर के जिगर का टुकड़ा थी पायल, जिसकी विदाई पर आज पूरे परिवार की आंखें नम थी। लेकिन इस खुशी में खलल तब पड़ा जब किसी के मुंह से पायल की भाभियों की तरफ से सुने गए शब्द कहे गए। तुम्हें पता है, पायल इस घर की इकलौती ननद है, लेकिन मैंने सुना है उसकी भाभियों को एक फूटी आंख नहीं भाती। वो क्या बात कर रही हो? उसके लिए तो तीनों बहुएं मरी जा रही थी बाहर। अरे ये बस दिखा हुआ है, अंदर से तीनों नाच रही है कि जान छूटी ननद से। मैंने तो सुना है पायल बड़ी ही बिगड़ेल सी थी, तीनों भाभियों को नखरे दिखाती थी, तभी तो तीनों उससे भाव नहीं देती थी। हाँ भाई, अब ननद के लक्षण ही ऐसे होंगे तो बेचारी भाभियां क्या ही करेंगी। पता नहीं इनके कानों तक ये चुगलियां और घर की बातें कैसे पहुंच जाती हैं। पायल की शादी की रस्में चल रही हैं उधर, और यहाँ ये लोग फालतू की बातें कर रहे हैं। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम दोनों को वहां ढूंढ रही थी। ये राधिका की सहेलियां? इसका मतलब राधिका ने सारी चुगलियां अपनी सहेलियों से की होगी। कितनी बार कहा है राधिका से कि घर की बातों को ऐसे बाहर वालों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि राधिका की सहेलियों की बात सुनकर विवेक को काफी गुस्सा आया था, लेकिन घर में शादी का माहौल था, इसलिए उसने कुछ ज्यादा कहा नहीं। पायल की विदाई के वक्त राधिका, आरोही और रोशनी ज्यादा रो नहीं रही थी, इसलिए कुछ लोग और भी ज्यादा बातें बनाने लगे। चलो फाइनली पायल गई इस घर से। हाँ सच में ननद बहुत नखरीली होती है, और खास करके तब जब वो लाडली हो घर की। और नहीं तो क्या, हम भी अपने मायके से आए थे, लेकिन पायल को तो सब कुछ हाथ में चाहिए होता था। माँ जी ने आदत ही ऐसी डाली थी उसे। और तुमने ये आदत सबको बता भी दी है ना? मैंने? अरे विवेक, मैंने किसे बताई ये बातें? मैंने तुम्हारी सहेलियों के मुंह से सुना था कि पायल बड़ी नखरीली है, इसीलिए उसकी भाभियों से ज्यादा भाव नहीं देती। अब कुछ कहो या नहीं, इंसान का स्वभाव सबको दिख ही जाता है। कितनी बार कहा है कि घर की बातें सबको नहीं बतानी चाहिए, वो लोग फायदा उठाने लगता है। मैंने भी काफी लोगों को कहते सुना कि पायल ने इतना भारी लहंगा लिया है कि भाभियों को कपड़े नहीं मिले। अब क्या जरूरत है ऐसी बातें करने की? अब इसमें छूट क्या है? पायल की वजह से हम तीनों ने कम पैसे वाले ही तो कपड़े लिए ना। अपने ही ससुराल के बारे में चुगली करना सही नहीं है, नाम हमारा खराब होता है। अब जाने दो इस बात को। पायल की विदाई अच्छे से हो गई ना, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। पायल की शादी में कुछ बातें बाहर आई थी, क्योंकि तीनों बहुओं ने अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ कहा था, और लोगों को तो मिर्च मसाला डालकर बताने में जैसे मजा ही आता है। लेकिन इस घर के बेटों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि घर की बातें बाहर तक पहुंची थी, लेकिन फिर भी इन बातों को इग्नोर करते हुए तीनों बहुओं को ज्यादा कुछ नहीं कहा गया, और कुछ वक्त ऐसे ही बीत गया। गर्मियों की छुट्टियां थी। बुआ जी कब से शंकर को फोन कर रही थी कि वो यहाँ उनके घर रहने आना चाहती है। जीजी का फोन आया था 2-3 दिन पहले, कह रही थी कि उन्हें यहाँ आना है, वेकेशन है, उनके पोते पोती भी बाहर गए हुए हैं। हाँ मुझसे भी कहा था उन्होंने टिकट देख लेना, फिर उनका फोन नहीं आया। मैं फोन करके देखता हूँ बुआ जी को, रुकी। ये लो, बड़ी लंबी उम्र है उनकी, नाम लिया और उनका फोन आ रहा है, जरूर टिकट के लिए कह रही होंगी। हेलो जीजी, कब आ रही है? क्या? लेकिन क्यों? अरे जीजी सुनो तो। शंकर जब बात कर रहे थे तब तो खुश थे, लेकिन फिर चेहरा खुशी से टेंशन की तरफ बढ़ गया। विवेक और रोहन सामने खड़े थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है? अरे जीजी कह रही है कि वो नहीं आएंगी। लेकिन क्यों? कल तक तो वो कह रही थी आने के लिए, ऐसा क्या हो गया? चलो अच्छा है। रोशनी क्या बोल रही हो, चुप करो। सॉरी, मुंह से निकल गया। पापा बताइए तो सही, हुआ क्या है? उनको किसी ने कहा कि इस घर में वो जब देखो चली आती है और आने के बाद बड़ा ही परेशान करती है बहुओं को, अपनी भाभी को। हाय हाय, ये किसने कह दिया उनसे? किसने जीजी की चुगली की है, सच सच बताओ। उनको बहुत दुख हुआ है। अब इतना सच कौन ही कह सकता है? राधिका मजाक मत करो, तुम्हें दिख नहीं रहा पापा कितने परेशान है? लेकिन बुआ जी करती तो ऐसा ही है, किसी ने कर दी होगी चुगली। तुम तीनों कौन से कम हो?
घर की बातें बाहर लोगों तक पहुंचाना कोई तुमसे सीखे। क्या? कुछ कहा क्या? नहीं, छोड़ो। विवेक को शक तो हो गया था कि ये चुगली करना इन तीनों का ही काम है, क्योंकि तीनों अलग तरह की चुगलबाज थी। राधिका जब भी लोगों से मिलती कोई ना कोई बात बाहर आ ही जाती। आरोही का तो कुछ अलग ही स्वैग था। फोन पे बात करती तो न जाने कहां की बातें याद आ जाती थी उसे। और रोशनी की तो बात ही निराली थी। वो तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए चीन की बातें पाकिस्तान तक पहुंच जाए, उस बात का हुनर रखती थी। अब सबूत भी नहीं है कि तीनों में से किसने बुआ जी की चुगली की है। सामने कहे भी तो कैसे। उन्हें छोड़िए भैया, पहले बुआ जी को मनाते हैं। अगर वो नहीं आई तो पापा जी उदास हो जाएंगे। सही है, बुआ जी से फोन पर आप ही बात कर लीजिए। ठीक है, मैं उनसे बात करके उन्हें ले आता हूँ कल ही। विवेक अगले दिन ही बुआ जी को घर से लेने के लिए निकल गया। बुआ जी नाराज थी, आने को तैयार ही नहीं थी, लेकिन विवेक के मनाने से वो आ गए। अब देखना यह था कि बुआ जी यहाँ रहने के बाद आखिर कौन कौन सी चुगलियां बाहर आती है। लेकिन बुआ जी के घर आने के बाद मिश्रा परिवार में फिर से चहल पहल शुरू हो गई थी। मीरा देवी तो अपनी जीजी के आगे पीछे ऐसे घूम रही थी जैसे घर में कोई महारानी आई हो। कभी उनके लिए अलग नाश्ता बन रहा था, कभी उनके कमरे में एसी चेक हो रहा था, कभी उनके तकियों के कवर बदले जा रहे थे। और इन सब के बीच तीनों बहुएं बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। अरे मेरा ये क्या चाय बना दी तूने इतनी फीकी? अरे अभी चीनी डाल देती हूँ जीजी। और सुन, रात में ना मुझे बिना एसी की नींद नहीं आती। हाँ, वो भी करवा दूंगी। माँ जी, ये बुआ जी है या 5 स्टार होटल की गेस्ट? धीरे बोल। लेकिन धीरे बोली हुई बातें भी शायद इस घर में ज्यादा देर टिक नहीं पा रही थी, क्योंकि शाम होते होते पड़ोस वाली विमला चाची घर आई। अरे मीरा, सुना है तेरी जीजी बिना एसी के सोती नहीं। क्या क्या कह रही है ये? अरे कुछ नहीं जीजी, बस यूं ही पड़ोस की बातें कर रही है और कुछ नहीं। क्यों? पूरी कॉलोनी में चर्चा है कि तेरी जीजी के बड़े नखरे हैं। सुना है तुम सबका जीना मुहाल कर रखा है। जरूर राधिका ने अपनी सहेलियों को बताया होगा। आरोही भी तो फोन पे लगी रहती है दिन भर, और रोशनी का तो भगवानी मालिक है। जब देखो ये किटी पार्टी वाले ग्रुप के साथ मैसेज करती रहती है। ये विमला तो बड़ी तेज है, हमारे घर के बारे में काफी कुछ पता रहता है इसे। अरे जीजी आप छोड़िए ना, इसकी तो बस आदत है यहाँ की बात वहां करना। हाँ, इस घर में बहुत लोगों की आदत है ये चुगली की। अब तीनों बेटों को पूरा यकीन होने लगा था कि उनकी पत्नियां ही घर की बातें बाहर पहुंचा रही हैं। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। अरे मीरा, ये सोफा इतना हार्ड क्यों है? मेरी कमर टूट गई। अरे मैं अभी दूसरा गद्दा लगवा देती हूँ। माँ जी, अभी पिछले महीने ही तो नया सोफा आया है। तो क्या हुआ, जीजी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बदलवा देती हूँ। अगले दिन शंकर अपने बेटों के साथ वॉक कर रहे थे, तभी शर्मा जी उनके पास आते हैं और कहते हैं, अरे शंकर भाई, सुना है आपकी जीजी को घर का सोफा पसंद नहीं आया। आप हमारी दुकान से ले जाइए ना नया सोफा, बहुत अच्छी कलेक्शन आई है अभी। अरे नहीं शर्मा जी, अभी पिछले महीने ही तो आपसे नया सोफा लिया था। अरे अब बड़े बुजुर्गों की आदत ही होती है चिक चिक करना। अब ले जाइए नया सोफा। आ जाइएगा दुकान पर। जी देखते हैं। जी बातें इनको कैसे पता चला? देखा पापा, घर की बातें बाहर जा रही है। इनकी पत्नी को पता चली होगी ये बात, इसलिए इनके कानों तक भी पहुंच गई। और कौन करेगा ऐसा? तीनों बेटे एक साथ अपनी पत्नियों की तरफ देखने लगे। अब क्या देख रहे हो ऐसे? हमने तो कुछ भी नहीं कहा। अब सांस भी ले तो शक हम पर ही करोगे क्या? लेकिन तीनों बेटों को उनकी बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। उन्हें लग रहा था कि तीनों बहुएं बड़ी सफाई से अपनी चुगलियां छुपा रही हैं, इसलिए उनकी नजर तो अब तीनों पर ही रहती है। दोपहर में, मेरा खाने में मीठा नहीं बनाया। अभी बना देती हूँ जीजी। और हाँ, मुझे रात में ना गरम दूध भी चाहिए होता है। बुआ जी को तो फुल सर्विस चाहिए। लगता है यहाँ हॉलिडे मनाने आई है। आरोही का बस इतना कहना था कि कुछ दिनों बाद यही बात विवेक के दोस्त ने उससे पूछी थी कि उसकी बुआ जी घर में रॉयल सर्विस लेती है क्या? विवेक का दिमाग घूम गया, क्योंकि उसके दोस्त की पत्नी राधिका की भी पक्की सहेली थी
उधर तीनों बहुएं भी अब परेशान हो चुकी थी, क्योंकि बिना कुछ कहे भी हर बात का इल्जाम उन्हीं पर आ रहा था। रात में तीनों भाई अपने कमरे में बात कर रहे थे। चुगली से बाज नहीं आ रही है। बुआ जी जो भी बोलती है अगले घंटे बाहर पहुंच जाता है। बस एक बार सबूत मिल जाए, फिर देखते हैं कैसे चुगली करती है। अरे मीरा, तेरे घर में ना बड़ा मजा आता है। यहाँ की बातें बाहर बहुत जल्दी आती है। अब मैं क्या करूं जीजी, बहुएं है ही ऐसी। लेकिन आप उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ये सुनकर तीनों बेटे और भी ज्यादा अपनी पत्नियों पर शक करने लगे। लेकिन अगले दिन एक ऐसी बात बाहर आई जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। सुबह सुबह शंकर जी अखबार पढ़ रहे थे, तभी उनके दोस्त वर्मा जी आए। और शंकर भाई, अब खर्राटे कम आए या अभी भी भाभी जी सो नहीं पाती? क्या? ये किसने कहा आपसे? अरे मोहल्ले में सब बोल रहे हैं कि आपके खर्राटों से भाभी जी परेशान है। इलाज करवा लीजिए जल्दी जल्दी। हाँ जरूर। पापा जी हमें मत देखिए, हमने नहीं कहा, सच में। मुझे तो पता भी नहीं कि पापा जी रात को खर्राटे मारते हैं। ये बात तो सिर्फ घर के अंदर की है। और उस वक्त हम तीनों भी नहीं थे। फिर बाहर गई कैसे? अरे बाहर कैसे गई मैं बताती हूँ। कैसे? क्योंकि सुबह मीरा सब्जी वाले को बता रही थी, हमारे शंकर जी के खर्राटों ने जीना हराम कर रखा है। अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। हाँ, और सब्जी वाला पूरे मोहल्ले का रिपोर्टर निकला। और यही नहीं, तीनों बहुएं नहीं, ये मीरा देवी ही सबसे बड़ी चुगलबाज है। ये बातें काम वाली और सब्जी वाली से कहती है और वो रिपोर्टर बनकर सबको बताती रहती है। क्यों मीरा? अरे वो तो हम बस यूं ही टाइम पास कर रहे थे, इसे चुगली थोड़ी ना कहते हैं। मतलब माँ जी खुद ब्रेकिंग न्यूज देती थी? और इल्जाम हम पर लगता रहा। मम्मी आप? हम तो बेवजह अपनी पत्नियों पर शक कर रहे थे। अगली ब्रेकिंग न्यूज तो घर में ही बैठी है। अरे बेटा, मैं पहले दिन से समझ गई थी। तेरी माँ ना खुद इतनी चुगली करती है, इन्हें पता भी नहीं चलता कब क्या बाहर बोल गई। सॉरी जीजी, अब थोड़ी सी आदत तो सबको होती है ना चुगली की। हाँ, इसलिए मैंने भी कह दिया आज कुछ लोगों को फोन पर कि मेरी भाभी बड़ी चालाक है, मेरी चुगली करती है सबसे। जीजी। और पूरा परिवार जोर जोर से हंसने लगा। राहुल, ये तुम्हारे गले में माला क्यों है? और ये लड़की कौन है? ये क्या तमाशा है राहुल? ऑफिस से सीधे आ रहे हो या किसी नाटक के सेट से? पिताजी, ये आपकी बहू है नेहा, मैंने इससे शादी कर ली है। क्या क्या बकवास कर रहे हो? ये क्या मजाक है? किसे उठा कर ले आए हो तुम? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। नेहा मेरी पत्नी है और इस घर की बहू। माँ जी, सादर प्रणाम। दूर रहो मुझसे, छुओ मत मुझे। राहुल, ये क्या देहाती हुलिया है इसका? ये लड़की कौन है? कहाँ से आई है? माँ, ये हमारे पड़ोस के गांव में रहती है। मैं इसको पिछले कई दिनों से जानता हूँ। अच्छा, तो भैया आप जो हर हफ्ते गांव जाने का बहाना ढूंढते थे, वो इस गांव की गोरी से मिलने के लिए था? हाँ कोमल, मैं नेहा से प्यार करता हूँ और अब हम शादीशुदा हैं। राहुल, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला लेने की? क्या हम मर गए थे? पिताजी, आप लोग कभी इस शादी के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। निकल जा यहाँ से राहुल, और इस लड़की को भी ले जा। ये अनपढ़ देहाती लड़की हमारे घर की बहू कभी नहीं हो सकती। माँ जी, मैं बहू तो हो गई हूँ, शादी के पहरे और सिंदूर झूठे नहीं होते हैं। बहू हो गई हूँ? जरा अपनी भाषा सुनो। अच्छा बता, कितनी पढ़ी लिखी है तू? भैंस चराना आता है या कुछ और भी? माँ जी, मैंने हिंदी मीडियम से अपनी पढ़ाई पूरी की है। मैंने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। हिंदी मीडियम? ओह माय गॉड, हिंदी मीडियम! भैया, हमारे पूरे सर्कल में सब इंग्लिश मीडियम वाले हैं। ये देहाती हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। लोग पूछेंगे तो क्या कहूंगी कि बेटे ने गांव के अनपढ़ से कोर्ट में अरेस्ट कर ली। सौदी, बस करो, अब जो हो गया सो हो गया, तमाशा मत बनाओ। राहुल, इसे अंदर ले जाओ।
जी पिताजी, चलो नेहा। राहुल और नेहा कमरे में चले जाते हैं। इधर स्वाति नीलेश से, ये लड़की हमारी नाक कटवा कर रहेगी। सही कह रही हो माँ, राहुल भैया ने इतनी बड़ी गलती कर दी, अब इस मुसीबत का क्या करे? किसी भी तरह हमें इस लड़की को डरा धमका कर यहाँ से भगा देना होगा। उधर कमरे में नेहा राहुल से, राहुल मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर वाले मुझे इतना ठंडा रिस्पॉन्स देंगे। नेहा, मेरे घर वाले बहुत मॉडर्न हैं, उनका रहन सहन अलग है, तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं गांव से आई जरूर हूँ राहुल, लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं ये बात जरूर जल्द ही साबित कर दूंगी कि गांव के लोग कम नहीं होते हैं। अब इसे कौन समझाए कि यहाँ कुछ भी साबित करना नामुमकिन है। माँ और कोमल इसे कभी दिल से नहीं अपनाएगी। अगले दिन नेहा सुबह नहा धोकर साड़ी पहनकर लिविंग रूम में आती है। स्वाति और कोमल डाइनिंग टेबल पर बैठी हैं। माँ जी प्रणाम, आज मेरी पहली रसोई है तो मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ। क्या क्या बनाना है? खाना तुम बनाओगी? सुनो बहू, तुम्हारे वो गांव वाले कड़ी चावल और चूल्हे की रोटियां हमारे इस शहर के घर में नहीं चलती। माँ जी मैं अलग अलग तरह का खाना बनाना जानती हूँ, आप जो कहोगी वही बना दूंगी। माँ जाने दो ना इसे किचन में, देखते हैं मॉडर्न किचन कैसे संभालती है। ठीक है जाओ, पर याद रखना तुम्हारे गांव जैसे यहाँ लकड़ियों का चूल्हा नहीं चलता। यहाँ सब मशीनों और बिजली के अप्लायंस से काम होता है, कुछ भूख मत देना। जी माँ जी आप फिक्र मत कीजिए। नेहा किचन में जाकर गैस चूल्हा जलाती है। वो ओवन, मिक्सर, ग्राइंडर और सारे मॉडर्न अप्लायंसेस को बहुत ही आसानी से ऑपरेट करने लगती है। उधर हॉल में स्वाति कोमल से, कोमल जरा जाकर देख तो सही, उस गंवार ने कहीं किचन में कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं कर दिया, कोई मशीन खराब ना करते। हाँ हाँ माँ जी अभी देख कर आती हूँ, वैसे भी उसे मिक्सी चलाना कहाँ आता होगा। कोमल किचन में आती है। वो देखती है कि नेहा बहुत ही सफाई से ओवन में केक बेक कर रही है और एक तरफ पास्ता उबाल रही है। अरे कोमल आओ आओ, अगर आपको कुछ स्पेशल बनवाना हो तो बता दीजिए, मैं आपके लिए भी बना दूंगी। भाभी आपने ये सारे अप्लायंसेस खुद चला लिए? आपको किसने सिखाया? हाँ नैना जी, मैंने इटालियन पास्ता और फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए सारे बटन खुद सेट किए हैं। मैं छोटे गांव से जरूर आई हूँ, लेकिन मैं पढ़ी लिखी बहू हूँ। अच्छा अच्छा, आप ज्यादा ड्रामा मत कीजिए, बनाइए जो बना रही हैं। कोमल वापस दौड़कर लिविंग रूम में स्वाति के पास जाती है। क्या हुआ कोमल? माँ उसने तो सारे अप्लायंसेस चुटकियों में चला दिए। वो तो ओवन में केक बना रही है और कुछ विदेशी पास्ता भी उबाल रही है। क्या सारे अप्लायंसेस चला दिए? उसे कैसे पता चला? वो कह रही थी कि वो पढ़ी लिखी है। अच्छा अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या बनाती है। हो सकता है उसने अपने गांव की किसी अमीर सहेली के यहाँ ये सब बटन दबाना सीख लिया हो, लेकिन स्वाद तो वही देसी और बेकार होगा। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर नीलेश, राहुल, स्वाति और कोमल बैठे हैं। नेहा एक एक करके डिशेस लाकर टेबल पर सजाती है। टेबल पर इटालियन पास्ता, क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज, गार्लिक ब्रेड और एक फ्रेश वेनिला केक रखा है। अरे वाह, ये सब किसने बनाया है राहुल? तुमने बाहर से ऑर्डर किया है क्या? नहीं पिताजी, ये सब नेहा ने बनाया है। इतना अलग अलग खाना, तुम ये सब विदेशी खाना बनाना कैसे जानती हो नेहा? माँ जी मैं छोटे गांव से जरूर हूँ, लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ। इंटरनेट और किताबों की मदद से मैंने ये सब सीखा है। कुछ भी बोल रही है माँ, इन्होंने पक्का शादी से पहले शहर आकर कोई कुकिंग क्लास ली होगी हमें इम्प्रेस करने के लिए। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। वाह लाजवाब, ऐसा पास्ता तो मैंने उस 5 स्टार होटल में भी नहीं खाया था। हाँ ठीक है, खाना बनाना आता है तो कोई महारानी नहीं हो गई है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। शाम के समय लिविंग रूम में मुंह दिखाई की रस्म चल रही है। पड़ोस की कुछ औरतें आई। नेहा एक पारंपरिक भारी साड़ी में घूंघट डालकर हॉल में आती है और सोफे पर बैठती है। तभी शांति, अरे स्वाति तुम लोग तो शहर के इतने मॉडर्न और हाई फाई लोग हो, तुम्हारी बहू इतनी गंवार और देहाती है, पूरा घूंघट काढ़ कर बैठी है। क्या करे शांति बहन, अब बेटे ने पसंद कर लिया है तो हमें तो अपनाना ही पड़ेगा ना। पर तुम लोग तो इतने पढ़े लिखे हो, ये लड़की कुछ पढ़ी लिखी है या बस अंगूठा टेक देती है? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये तो इसी से पूछ लो, यही बताएगी अपनी तारीफ। बताओ बहू तुम कितना पढ़ी लिखी हो? चाची जी मैं छोटे गांव से जरूर आई हूँ, लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा तो चलो जरा तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। आजकल टीवी पर जो रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, उसके बारे में कुछ जानती हो कि क्या वजह है उसकी? जी चाची जी, ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि नाटो के विस्तार और सुरक्षा चिंताओं से जुड़ी है।
यूक्रेन का झुकाव ना पश्चिमी देशों की तरफ बढ़ रहा था, जिससे रूस को अपनी सीमाओं पर खतरा महसूस हुआ। इसके पीछे ना मिन्स्क समझौते का टूटना भी एक बड़ा कारण है। अरे वाह बहू, कमाल का विश्लेषण किया है तुमने। अरे वाह स्वाति, तुम्हारी बहू तो सच में छोटे गांव से आई है, लेकिन बहुत पढ़ी लिखी है और समझदार भी है। हमें तो ऐसी बातें न्यूज़ चैनल वाले भी नहीं समझा पाते। बहुत भाग्यशाली हो तुम। 2-4 लाइनें रट लेने से कोई हमारे खानदान के बराबर नहीं हो जाता। मुंह दिखाई के बाद सभी चले जाते हैं। अगले दिन शाम को घर में नीलेश और स्वाति की शादी की एनिवर्सरी पार्टी है। मेहमान आ चुके हैं। कोमल नेहा के कमरे में आती है। नेहा एक साधारण लेकिन सुंदर सिल्क साड़ी पहन रही है। भाभी, आज पार्टी में चलना है तो आपको तो अच्छे वेस्टर्न कपड़े पहन लेने चाहिए। ये क्या पुरानी साड़ी लपेट रही हो? नहीं कोमल जी, मुझे ज्यादा मॉडर्न और छोटे कपड़े पहनना पसंद नहीं है। मुझे साड़ी में ही अच्छा लगता है। आप रहोगी तो गंवार ही ना। शहर के लोग गाउन पहनते हैं पार्टियों में। ठीक है, आपको जो पहनना है पहनो। हाँ, अपनी बेइज्जती खुद करवाओ। सभी लोग पार्टी में पहुंचते हैं। स्टेज सजा हुआ होता है। संगीत बज रहा है। राहुल के कुछ दोस्त स्टेज पर डांस कर रहे हैं। तभी नीलेश के दोस्त वर्मा जी माइक हाथ में लेते हैं। चलिए भाई, अब कपल डांस की बारी है। राहुल बेटा, तुम अपनी नई नई दुल्हनिया के साथ स्टेज पर आ जाओ। चलो सब तालियां बजाओ। नेहा, तुम्हें डांस तो आता नहीं होगा ना? चलो मना कर देते हैं, वरना सब हंसेंगे। राहुल और नेहा स्टेज पर आते हैं। तभी वर्मा जी नेहा से, अरे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है भाभी जी, अब स्टेज पर आ गई हो तो आपका जो भी टैलेंट है वो हमें दिखाओगी। हाँ, अंकल मुझे डांस करना नहीं आता। अरे डांस नहीं आता तो कुछ तो आता होगा, कोई कला तो होगी गांव में। हाँ, मुझे संगीत आता है। मैं एक गाना सुना सकती हूँ। नेहा, क्या कर रही हो? नेहा माइक हाथ में लेती है। वो अपनी आंखें बंद करती है और एक बेहद खूबसूरत सुरीला पुराना गाना गाना शुरू करती है। उसकी आवाज इतनी मीठी है कि पूरे हॉल में सन्नाटा सा छा जाता है। गाना खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। अद्भुत, लाजवाब भाभी जी। राहुल, तुम्हारी पत्नी की आवाज में तो साक्षात सरस्वती वास करती है। भाभी, आप तो गांव के होने के बाद भी बहुत टैलेंटेड हो। मजा आ गया। शुक्रिया। मैं छोटे से गांव से आई हूँ, लेकिन मैं पढ़ी लिखी बहू हूँ। संगीत मेरी शिक्षा का हिस्सा रहा है। ये देखकर कोमल और स्वाति हैरान रह जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन स्वाति, कोमल और नेहा एक बहुत बड़े मॉल में शॉपिंग करने आई हैं। कोमल एक डिजाइनर बुटीक में एक बहुत महंगी वेस्टर्न ड्रेस देखती है। माँ देखो ना, ये ड्रेस कितनी सुंदर है। बहुत महंगी है पर ब्रांडेड है। मैं ये ले लेती हूँ। ननद जी, ये ड्रेस दिखने में जरूर अच्छी लग रही है, लेकिन इसका फैब्रिक सिंथेटिक मिक्स है। एक ही धुलाई में इसका रंग उड़ जाएगा और ये खराब हो जाएगी। मत लीजिए। भाभी, आपको क्या समझ आती है? आप गांव के गंवार हो। ये इंटरनेशनल ब्रांडेड कपड़े हैं। ये सिंपल ही दिखते हैं। ऐसे इसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है। मैं भी कपड़े लेती हूँ कोमल जी। सूत और धागे की पहचान मुझे भी है। इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आपको नहीं समझ आता। आप चुप रहो। हाँ कोमल, ले लो। इसे क्या पता मॉल के कपड़ों के बारे में। नेहा चुप हो जाती है। वो अपने लिए एक दूसरी दुकान से एक सूती और सुंदर ड्रेस खरीदती है। सब घर आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद नीलेश, स्वाति और राहुल बैठे हैं। कोमल हाथ में अपनी वही महंगी ड्रेस लेकर आती है। माँ देखो ना, ये ड्रेस कितनी महंगी मॉल से ली थी। पहली बार धोया और इसका सारा रंग निकल गया। ये पूरी तरह से सिकुड़ गई। अब ये पहनने लायक भी नहीं रही है। 5,000 रुपए पानी में चले गए। नेहा अचानक कमरे से अपनी नई धुली हुई प्रेस की हुई ड्रेस लेकर आती है। अरे इत्तेफाक से मैंने भी अपनी वो ड्रेस भी अभी धोकर ही प्रेस की थी। नन्ना जी, मैंने उस दिन ही ली थी। देखिए, ये अभी भी वैसी की वैसी चमक रही है। ये तो बिल्कुल नहीं जैसी है भाभी। मैंने तो आपको उसी दिन बोला था नन्ना जी कि जो कपड़े आप देख रही हो वो ब्रांडेड जरूर है, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और मैंने जो लिया है, ये देखो, ये कम दाम में भी कितनी अच्छी है। चीज की परख होनी चाहिए, सिर्फ ब्रांड का ठप्पा नहीं। हाँ भाभी, आप तो सही कह रही हो। आपने उस दिन बिल्कुल सही कहा था। मैं ही आपको कुछ ज्यादा ही गंवार समझती थी। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं कोमल जी, मैं छोटे गांव से जरूर हूँ, लेकिन मैं पढ़ी लिखी बहू हूँ। मुझे चीजों की समझ है। नेहा मुस्कुराकर किचन की तरफ चली जाती है। स्वाति कोमल को घूरती है। कोमल, तू आजकल कुछ ज्यादा ही अपनी भाभी की साइड लेने लगी है। भूल गई कि वो गांव की है। माँ, मैं साइड नहीं ले रही हूँ। वो सही बोल रही थी, इसलिए मैंने कहा हमें सच स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता। कपड़े पहचान लेने से कोई स्मार्ट नहीं होता। वो गंवार थी और गंवार ही रहेगी। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर में नीलेश, स्वाति, राहुल और कोमल हॉल में बैठे चाय पी रहे हैं। तभी अचानक 2 कड़क मिजाज आदमी राम और श्याम अंदर आते हैं। उनके हाथों में कुछ सरकारी पेपर्स हैं।
मिस्टर नीलेश शर्मा कौन है यहाँ? जी मैं हूँ। आप लोग कौन हैं और हमारे घर में इस तरह बिना इजाजत कैसे घुस आए हैं? हम कार इंश्योरेंस और फाइनेंस कंपनी के अधिकृत रिकवरी एजेंट हैं। मेरा नाम राम है और ये मेरा साथी श्याम है। सर आपकी जो नई लग्जरी कार बाहर खड़ी है उसकी ईएमआई का पिछले 3 महीने से ड्यू चल रहा है, पेमेंट नहीं हुई है। क्या ड्यू चल रहा है? तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी कार की सारी ईएमआई मेरे बैंक से हर महीने ऑटो डेबिट होती है। हाँ हम तो हर महीने टाइम पर भर रहे हैं, हमारे पास बैंक का मैसेज भी आता है। सर इस पेपर को ध्यान से देखिए, आपके बैंक ट्रांसफर से टेक्निकल एरर की वजह से सिर्फ 1 रुपया शॉर्ट रह गया है, हर महीने 1 रुपया ड्यू चल रहा है। क्या सिर्फ 1 रुपया? तो अभी ले लो 1 रुपया, इसके लिए घर में क्यों घुसाए? नहीं सर, नियम बहुत सख्त है, अगर 1 रुपया भी 3 महीने तक ड्यू रहेगा तो वो पूरा का पूरा अकाउंट डिफॉल्टर ही रहेगा, दिखाएगा। मतलब लोन एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक अपना कॉन्ट्रैक्ट अब खारिज हो चुका है, इसलिए हम आपकी कार जब्त करने आए हैं। ये कार अब कंपनी के यार्ड में ही जाएगी। अरे ये सब तुम क्या कह रहे हो नीलेश जी? ये आपकी सबसे फेवरेट कार है, हम पूरी ईएमआई अभी कैश भर देते हैं, लेकिन कार मत ले जाओ। अब नहीं भरा जा सकता मैडम, वो सिस्टम लॉक हो चुका है। श्याम बाहर क्रेन वाले को बोलो कि कार लोड करे। भाई साहब मेरी इज्जत का सवाल है, सोसाइटी के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि शर्मा जी की कार जब्त हो गई है, कोई रास्ता निकालो। कोई रास्ता नहीं है सर, कानूनन कार तो आज जाएगी ही जाएगी। नीलेश और राहुल बेबस खड़े हैं। स्वाति रोने लगती है, तभी नेहा अंदर से तेजी से भाग कर आती है। उसके हाथ में एक मोटी डायरी और उसका स्मार्टफोन है। रुक जाइए आप दोनों, अपनी जगह से एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। आप इस घर से कार जब्त करके नहीं ले जा सकते। मैडम बीच में मत बोलिए, ये कानूनी और बिजनेस का मामला है। बिजनेस और कानून मुझे आपसे ज्यादा समझ आता है। मिस्टर राम जरा मुझे वो लोन डिफॉल्ट नोटिस दिखाइए जो आपकी कंपनी ने जब्त करने से पहले आरबीआई गाइडलाइंस के तहत हमें रजिस्टर पोस्ट से भेजा था, दिखाइए। अब वो नोटिस सिस्टम से जनरेट होकर सीधा हेड ऑफिस से आता है, हमारे पास अभी नहीं है। अच्छा, तो बिना प्रायर रिटेन नोटिस के आप किसी के प्राइवेट प्रेमिसेस में घुसकर गाड़ी जब्त कर रहे हैं? सुनिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और सरफेसी एक्ट के तहत अगर बैंक रिकवरी एजेंट बिना उचित नोटिस दिए या सिर्फ 1 रुपए जैसे मामूली शॉर्टेज के लिए किसी की संपत्ति जब्त करने की कोशिश करता है तो वो गैर कानूनी वसूली और मानसिक प्रताड़ना का अपराध है। मैडम हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कंपनी का ऑर्डर है। ड्यूटी के नाम पर गुंडागर्दी मत सिखाइए। अगर आपने बाहर खड़ी कार को हाथ भी लगाया तो मैं इसी वक्त पुलिस स्टेशन फोन करके आप दोनों पर आईपीसी की धारा 441 बिना इजाजत घर में घुसना और धारा 384 डरा धमकाकर वसूली करना के तहत एफआईआर दर्ज करवा दूंगी। जेल की हवा खानी पड़ेगी, समझ गए? भाई साहब ये औरत तो बहुत तेज निकली, होली से तो गांव की दिखती है पर कानून तो इसे जुबानी याद है। हम तो प्लान बनाकर आए थे कि डराकर कार हड़प लेंगे, कि मोटा पैसा ऐंठ लेंगे, पर यहाँ तो दाव उल्टा पड़ गया। चलो यहाँ से वरना पुलिस आ जाएगी। सर वो हम फिर कभी आएंगे सिस्टम चेक करके। चलिए राम जी। राम और श्याम हड़बड़ी में अपने कागजात समेटते हैं और घर से बाहर भाग जाते हैं। लिविंग रूम में सब लोग हैरान परेशान नेहा को देखते हैं। नीलेश की आंखों में गर्व के आंसू है। भाभी, ओह माय गॉड भाभी, आज तो आपने बिल्कुल पढ़े लिखे और जाबाज वकील की तरह हमारी कार बजा ली। आप तो सच में बहुत ग्रेट हो। हाँ नैना जी, मैंने कहा था ना, मैं छोटे गांव से जरूर आई हूँ लेकिन मैं पढ़ी लिखी बहू हूँ। कानून की किताबें मैंने कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ी है। हाँ बेटा, आज तुमने मेरी सबसे पसंदीदा कार और मेरी समाज में इज्जत दोनों बचा ली, वरना वो लोग तो मुझे लूट कर ले जाते। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। बाहू मुझे माफ़ कर दो, मैं इतनी अंधी थी कि जो तुम्हें हमेशा गंवार और देहाती समझकर तुम्हारी बेइज्जती करती रही। तुमने इतने दिनों से अपनी सादगी और ज्ञान से मुझे समझा दिया है कि तुम सचमुच छोटे गांव से आई हो पर इस घर की सबसे पढ़ी लिखी और समझदार बहू हो। माँ जी, आप प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए, आप मेरी माँ जैसी है, बस आपका प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ी डिग्री है। देखा माँ, देखा पिताजी, मैंने कहा था ना कि नेहा इस घर की रौनक बनेगी। कुछ दिनों बाद नीलेश की वही कार बाहर खड़ी है। राहुल ड्राइविंग सीट पर है, पीछे नीलेश, स्वाति और कोमल बैठे हैं। नेहा आगे राहुल के बगल वाली सीट पर बैठी है। सब पिकनिक के मूड में हैं।
तो आखिर मेरी पत्नी नेहा ने पूरी दुनिया के सामने साबित कर ही दिया कि वो छोटे गांव से आई है, लेकिन बहुत पढ़ी लिखी बहू है। हाँ राहुल, आज इसी की सूझबूझ की वजह से हम इस कार में बैठकर पूरी फैमिली पिकनिक मनाने जा रहे हैं। और सुन लो सब, हमारी बहू भले ही छोटे गांव से आई है, लेकिन वो हमारे घर की सबसे लाडली और छोटे गांव से आई पढ़ी लिखी बहू है। 3 cheers for नेहा भाभी, हिप हिप हुर्रे।